हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा रही थी। अब तक के क्लास में हम लोगों ने वैश्वीकरण क्या है ये हमने देख लिया है और साथ ही साथ वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक और WTO के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने देख लिया है कि किस प्रकार से वैश्वीकरण ने जो है सभी देशों को जो है एक दूसरे के साथ लाया है व्यापार की मदद से और सबके बीच क्या किया है, एकीकरण किया है। हमने देख लिया है वैश्वीकरण को किन किन चीज़ों ने संभव बनाया है, किन किन कारकों ने संभव बनाया है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, कि जब भारत ने वैश्वीकरण की नीति अपनाई तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, आज हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के लोगों को अधिक विकल्प, उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत का लाभ मिला है। सबसे पहला अगर हम ये एक पॉजिटिव तौर पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जब वैश्वीकरण हुआ तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमारे सामने जो है वस्तुओं की बहुत सारी वैरायटीज़ उपलब्ध हो गई। हम जो है कि अब अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के बने हुए सेम वस्तु भी हम देख पाते हैं और उसमें से हम चूज़ कर पाते हैं कि हमें कौन सी वस्तु लेनी है। तो यही चीज़ें ये बता रहे हैं कि स्थानीय मतलब अपने देश का और जो विदेशी उत्पादकों के बीच जो वस्तुओं सेवाओं को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा हुई है उससे क्या हुआ है कि लोगों को फ़ायदा हुआ है। किन लोगों को? विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के लोगों को जो है अधिक विकल्प मिला है, अधिक उनके पास ऑप्शंस है कि वो चुन पाते हैं। उत्कृष्ट गुणवत्ता, उनके सामने जो है अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं का जो है ऑप्शन आया है और कम कीमत का भी क्या है उन्हें लाभ मिला है। अब शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए जो है उनके पास अधिक विकल्प हो गया है, उनमें क्वालिटी आ गई है और साथ ही साथ उन्हें जो है कम कीमत का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये वैश्वीकरण का एक प्रभाव है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत के शहरी क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि हुई है। हमने अब तक देख लिया है कि किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपनी अपनी शाखाएं जो है वो अलग अलग देशों में खोल रही है। तो वही हमने देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो भारत के शहरी क्षेत्रों में निवेश बढ़ गया है। वो किन किन जगहों पर निवेश कर रही है, जैसे सेलफोन हो गया, मोटर गाड़ियां हो गई या फिर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो गया, ठंडे पेय पदार्थ, ये जो हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ये हो गया, साथ ही साथ जंक खाद्य पदार्थ मतलब जो जंक फूड जैसे चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, बिस्किट हो गया, इन तरीके के चीज़ों में, साथ ही साथ बैंकिंग इत्यादि इन सब चीज़ों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कर रही है, निवेश कर रही है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ ज़्यादा निवेश करती है? वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश करती है जहाँ की उन्हें जो है संसाधन साथ ही साथ श्रम जो है वो कम कीमत पर मिल जाती है। तीसरा हम देख पा रहे हैं इन उद्योगों और सेवाओं ने नए रोजगार उत्पन्न किए। बिल्कुल सही बात है, जब नए नए उद्योग लगाए गए, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो है यहाँ आकर के अपने ब्रांचेस खोले, साथ ही साथ यहाँ के जो उद्योगों में जो निवेश किया, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ के जो मतलब ये सारे जो उद्योग हैं और जो सेवाएं हैं इनमें क्या हुआ, नए रोजगार उत्पन्न हुए। क्योंकि जब नया इन्वेस्टमेंट आया तो क्या हुआ कि वहाँ पर काम करने वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ गई। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि इन सभी उद्योगों और सेवाओं में क्या हुआ, रोजगार का सृजन हुआ, नया रोजगार उसमें उत्पन्न हुआ जिसमें कि और भारतीय लोग जाकर के उसमें काम कर पाने लगे। चौथा पॉइंट हमारा, इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई। बिल्कुल, जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो यहाँ आकर के निवेश किया, यहाँ जो अपने ब्रांचेस खोले, तो वो क्या करती थी, तो उनका था कि वो यहाँ के भी वो यहाँ के संसाधन यूज़ किया करती है और साथ ही साथ जो है कि यहाँ की जो स्थानीय कंपनियाँ हैं उससे भी जो है वो कच्चे माल लेती है। तो जो कच्चे माल जो ले रही होती है, तो जो कच्चे माल
देने वाली जो स्थानीय कंपनियां हैं वो क्या हुई, वो कंपनियां समृद्ध हुई है। ये एक और फ़ायदा हुआ किसका, वैश्वीकरण का। इससे ये हुआ कि कच्चे माल वगैरह जो आपूर्ति करने वाली जो स्थानीय कंपनियां थी वो क्या हो गई, समृद्ध हो गई। उन्होंने भी क्या कमाया, मुनाफा कमाया। पांचवा हमारा शीर्ष भारतीय कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया, अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाकर बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुए। जो हमारे देश में जो शीर्ष कंपनियां थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, वैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो जो है कि वर्ल्ड मार्केट में फ़ाइट करने के लिए, वर्ल्ड मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ अपने देश में भी अपने आप को मजबूती के साथ बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि नवीनतम प्रौद्योगिकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनमें क्या किया, इन्वेस्ट किया न्यू टेक्नोलॉजी में, और साथ ही साथ उत्पादन प्रणाली में इन्वेस्ट किया। उत्पादन प्रणाली के किस तरीके से बेहतर उत्पादन किया जा सके ताकि हम मार्केट में टिके रह सके। इसलिए जो है शीर्ष भारतीय कंपनियों ने न्यू टेक्नोलॉजी और उत्पादन प्रणाली में क्या किया, निवेश किया। और जो उनके उत्पादन मानक थे उनमें भी जो है क्या किया है, वृद्धि किया है, उन्हें और ऊंचा उठाया है, उनमें क्वालिटी लाई है ताकि जो है जो वर्ल्ड मार्केट में जो कंपटीशन जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है वो बेहतर ढंग से कर पाए। तो ये भी वैश्वीकरण का एक फ़ायदा हुआ कि यहाँ की जो शीर्ष कंपनियाँ थी उन्होंने उत्पादन प्रणाली और साथ ही साथ जो है न्यू टेक्नोलॉजी में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। सिक्स्थ पॉइंट अब हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया। जिस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर के अपने प्लांट्स वगैरह लगा रही थी, जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल में देखा फोर्ड मोटर्स का, तो उसी तरीके से है कि भारतीय कंपनियों को भी अपने आप को बहुराष्ट्रीय कंपनी बनाने का मौका मिला। और साथ ही साथ विश्व के अन्य देशों में जाकर के इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया। तो वो किस प्रकार की कंपनियां हैं, जैसे हो गए टाटा मोटर्स जो कि क्या बनाती है, मोटर गाड़ियां बनाती है। इन्फोसिस ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। रेनबैक्सी जो कि दवाइयाँ बनाती है। एशियन पेंट्स जो पेंट्स की कंपनी है। और साथ ही साथ सुंदरम फॉस्टनर्स, नट और वोल्ट, इस टाइप की जो कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों को वैश्वीकरण के कारण जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने का मौका मिला। और सिर्फ अपने देश में ही नहीं, अलग अलग देशों में जाकर के अपने प्लांट्स लगाने का इन्हें क्या मिला, फ़ायदा मिला। सेवंथ पॉइंट है हमारा, वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का क्या किया, सृजन किया। हमने देख लिया कि किस प्रकार से सूचना और प्रौद्योगिकी ने जो है कि वैश्वीकरण को संभव बनाया है, ये उसके एक कारकों में से रहा है। तो वही हम देख रहे हैं कि जो सेवा प्रदाता कंपनी है, जिस तरीके का एग्जाम्पल हमने एक कुछ समय पहले देखा था, जो लंदन से जो दिल्ली में अपनी पत्रिका छपवाने के लिए जो एक एग्जाम्पल जो हमारे बुक में दिया हुआ था, उसी में से हमने क्या देखा कि जो सेवा प्रदाता कंपनियां होती है वो जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए क्या किया, वो नया अवसर का सृजन किया। किसने, वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सेवा प्रदाता कंपनियां जो कि सेवाएं देती है, वो उन कंपनियां विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली जो कंपनियां हैं, जो आईटी सेक्टर की भी जो कंपनियां हैं, वो सब क्या कर रही है, नए अवसरों का सृजन कर पा रही है। और इनमें भी अच्छी इनमें भी जो है अच्छी बढ़त हो रही है, इनकी क्वालिटी में भी अच्छी बढ़त हो रही है और ये अच्छा प्रोग्रेस कर पा रही है। 8th पॉइंट हमारा आंकड़ा प्रविष्टि, जिसको हम लोग डेटा एंट्री बोलते हैं, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देश में अब सस्ते में उपलब्ध हो रही हैं। किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण अब ये सारी जो सेवाएं हैं वो भारत में सस्ते तौर पर जो है क्या हो पा रही है, उपलब्ध हो पा रही है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है।
ये सेवाएं न सिर्फ भारत में सस्ते तौर पर उपलब्ध हो पा रही है, साथ ही साथ जो है विकसित देशों में इन्हें क्या किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है, इन्हें भेजा जा पा रहा है। 9th हम देख पा रहे हैं, हाँ, बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादन एवं खाद्य तेल उद्योगों के छोटे निर्माताओं पर प्रतिस्पर्धा के कारण कड़ी मार पड़ी है। ये हम सबसे पहला एक नेगेटिव पॉइंट देख पा रहे हैं वैश्वीकरण का। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि जो मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन बढ़ गया, स्थानीय और जो विदेशी उत्पादों के आ जाने से जो है मार्केट में जो कंपटीशन बढ़ गया, उसके चलते जो है जो छोटे उत्पादक थे, जो छोटे निर्माता थे, जैसे बैटरी बनाने वाले हो गए या फिर संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, ये सब बनाने वाले जो छोटे निर्माता थे, उनका क्या हुआ, उनके बीच जो है प्रतिस्पर्धा के कारण जो है उनका मार्केट क्या हो गया, उनका जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, स्लो हो गया, और कई इकाइयाँ तो बंद करनी पड़ी। ये हम अपने बुक में भी कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर देख रहे हैं, जो कि एक एग्ज़ाम्पल है रवि का, जो कि तमिलनाडु में अपना संधारित्र बनाने का जो काम करता था। तो जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी, ये वैश्वीकरण के कारण जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो उसका क्या हुआ, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, आप वहाँ पर उसे ज़रूर पढ़ें। लास्ट हम देख पा रहे हैं, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोज़गार देने में लचीलापन पसंद करते हैं, जिससे श्रमिकों का रोज़गार अब सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही। जब इतना वैश्वीकरण नहीं था और जब इस लेवल का कंपटीशन नहीं था मार्केट में, तो जो मज़दूर थे उनकी नौकरी, चाहे मज़दूर हो या फिर श्रमिक हो, तो उन सब की नौकरी क्या थी, सुरक्षित थी। उन्हें अपने नौकरी में कुछ सुविधाएं मिलती थी, कुछ फ़ायदे मिलते थे। लेकिन अब जब कि मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो जो नियोक्ता है, मतलब जो कंपनी हो या फिर जो भी आपके मालिक हैं, वो क्या करते हैं, श्रमिकों को रोज़गार देने में लचीलापन पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। तो जिस कारण क्या हुआ है कि श्रमिकों का रोज़गार जो कि पहले सुरक्षित हुआ करता था, अब जो है उस तरीके का सुरक्षित नहीं है। अब है कि लचीलापन के कारण उसे अच्छी सैलरी भी नहीं मिलती, और साथ ही साथ जो है वो नौकरी कभी भी उसकी जा सकती है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कुछ फ़ायदे हुए हैं वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था में, और कुछ नुकसान भी हुए हैं। नुकसान खासकर लघु उद्योग या फिर छोटे निर्माताओं को उठाना पड़ा, और साथ ही साथ श्रमिकों को उठाना पड़ा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो किस तरीके से वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाया जा सके, ताकि जो है फ़ायदा सिर्फ अमीर लोगों को ही ना हो, बड़ी कंपनियों को ही ना हो, बल्कि सभी लोगों को हो। इसके लिए ये ज़रूरी है कि वैश्वीकरण को क्या बनाया जाए, न्याय संगत बनाया जाए। तो जो अगर हम देखते हैं तो वैश्वीकरण से जो नए अवसर मिले हैं, उसका जो ज़्यादातर उपयोग जो है शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने ही किया है, और अनेक लोगों को लाभ में कोई हिस्सा नहीं मिला है। तो अगर न्याय संगत वैश्वीकरण होगी, तो न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा, और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो, सभी को उससे क्या मिले, लाभ मिले। सरकार इसे संभव बनाने के लिए क्या कर सकती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी जो है नीतियाँ, वो जो है सिर्फ धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण कर सकती है। अगर सरकार इस प्रकार की नीति बनाती है, तो अब किस प्रकार की नीति, जैसे हम मान लेते हैं कि सरकार जो है यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो, और जो श्रमिक जो है उन्हें अपना क्या मिले, अधिकार मिले। छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में
सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। जो मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन चल रही है, जब तक उसमें सक्षम ना हो जाए तब तक सरकार उन्हें ऊंचा उठने में क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। साथ ही सरकार जो है व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है, जिस तरीके से डेवलप्ड इकोनॉमी करती है। तो और साथ ही साथ WTO के साथ जो है न्याय संगत नियमों के लिए क्या कर सकती है, समझौते कर सकती है। हम देख सकते हैं कि कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने WTO के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। ये हम कुछ एग्जाम्पल्स में हम देख पाते हैं, जो कि यह दिखाता है कि जनता भी जो है वो न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब तक न्याय संगत वैश्वीकरण नहीं आएगा तब तक क्या होगा कि देश के सभी वर्गों को वैश्वीकरण से फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं कल फिर हम लोग, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।